आज हम पढ़ेंगे वर्ग 18 के तत्व। वर्ग 18 जो है इन तत्वों को उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। और 18 वर्ग के तत्व जो हैं उनमें है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन एंड रेडॉन। हीलियम परमाणु क्रमांक 2 होता है 10, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, जिनॉन 54 और रेडॉन 86। यहाँ पर अगर हम देखें तो हीलियम जो है इसका प्रमुख स्रोत प्राकृतिक गैस होती है। ये प्राकृतिक गैसों को जब निकाला जाता है तो हीलियम भी प्राप्त की जाती है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रेडॉन जो है वो प्रकृति में नहीं पाई जाती, गैस के रूप में उपलब्ध नहीं है। अगर आप हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जिनॉन की बात करें, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन की, तो ये वायुमंडल में आयतन के हिसाब से 1% पाई जाती है। उसमें अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा ऑर्गन पाई जाती है वायुमंडल में, जो लगभग 0.9% होती है, 90%। तो यहाँ पर ऑर्गन प्रकृति में सबसे ज्यादा पाई जाती है। हीलियम का प्रमुख स्रोत जो है वो प्राकृतिक गैस है। अगर आप देखेंगे तो हीलियम और नियॉन, हीलियम और कभी कभी नियॉन जो है वो रेडियोधर्मी उत्पत्ति के खनिजों में पाए जाते हैं। रेडियोधर्मी उत्पत्ति के खनिजों में पाए जाते हैं, जैसे कि मोनोजाइट और क्लिवाइट, इनमें पाए जाते हैं। ये रेडियोधर्मी उत्पत्ति के तत्व हैं। एक और है जैसे कि पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड, ये रेडियोधर्मी उत्पत्ति के तत्व हैं जिनमें खासकर नियॉन पाई जाती है और कभी कभी नियॉन भी मिल जाती है। अगर आप रेडॉन की बात करें तो रेडियम जो होता है 88, रेडियम 226, रेडियम का सिंबल होता है Ra और रेडॉन का होता है Rn। तो रेडियम जो है इसके विघटन उत्पाद के रूप में, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव तत्व है, इसके विघटन उत्पाद के रूप में आपको 86 रेडॉन 222 प्लस 2He4, मतलब आपको रेडॉन मिल जाता है अगर इसका रेडियम का विघटन होता है तो। ठीक है, इस तरह से ये प्रकृति में जो है वो पाए जाते हैं। इसमें अगर आप देखें तो जिनॉन और रेडॉन जो हैं वो इस वर्ग के दुर्लभतम तत्व हैं, दुर्लभतम तत्व है, बहुत ही दुर्लभ रूप से पाए जाते हैं जिनॉन और रेडॉन। अगर हम देखें तो क्रिप्टन और जिनॉन जो है इसके बहुत से यौगिक प्राप्त कर लिए गए। पहले ये माना जाता था कि ये सब अक्रिय गैसें हैं और इनके बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, यानी कि इनका संयोजकता कोश जो है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है और इसीलिए ये, और जो कि स्थायी भी होता है, इसलिए ये अक्रिय गैसें होती हैं। इनके आयनन एंथैल्पी का मान बहुत उच्च होता है और इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बहुत ज्यादा धनात्मक होता है, तो इसी वजह से ये अक्रिय होती है। लेकिन फिर देखा गया कि क्रिप्टन और जिनॉन के बहुत से यौगिक जो हैं वो प्रकृति में, मतलब बहुत से यौगिक बाद में प्राप्त किए गए। ठीक है, तो बाद में इनको अक्रिय गैसें नहीं कहकर क्या कहा जाता है, उत्कृष्ट गैसें कहा जाता है। तो अगर हम वर्ग 18 के तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो ये NH2NP6 होता है, यानी कि इनके बाह्यतम कोश कंप्लीटली फिल्ड होता है। लेकिन अगर सिर्फ हीलियम की बात करें तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 1s2 होता है। तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहें तो NH2NP6 होता है इन सब का, लेकिन हीलियम का 1s2 होता है। इसका भी जो एस कोश है वो कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए इसको अक्रिय गैसों में रखा गया है। ठीक है, बाकी सबके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन के हीलियम के 2 होते हैं। ठीक है, लेकिन एस कक्षक में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए इसका बाह्यतम कोश कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए ये क्या है, अक्रिय गैस है या उत्कृष्ट गैस है। ठीक है, अगर हम बात करें, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें ये कंप्लीटली फिल्ड है और हमने पढ़ा है कि जब भी पी कक्षक पूरा भरा हुआ होता है या कोई भी कक्षक पूरा भरा हुआ होता है तो उसका स्थायित्व बहुत ज्यादा होता है। अब अगर आप उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे, जिसको हम आयनन एंथैल्पी कहते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो इनकी आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है, उच्च होता है,
जो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे घटता है क्योंकि परमाणु आकार बढ़ता है, लेकिन आंतरिक डी और एफ कोश के उपस्थित होने के कारण आपको आर्गन से क्रिप्टन में जो आकार है उसमें इतना अंतर दिखाई नहीं देता है। इसी तरह से अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की, तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो होती है ऋणात्मक, अगर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की हम बात करें तो वो वर्ग में लेफ्ट टू राइट जाने से बढ़ती है, लेकिन इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी उच्च धनात्मक होती है, मतलब कि बहुत ज्यादा इसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है, धनात्मक होती है। यानी कि अगर इनके बाह्यतम कोश में आपको एक इलेक्ट्रॉन डालना है तो आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मतलब होता है किसी भी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने से जो ऊर्जा मुक्त होती है या आपको देनी पड़ती है उसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहता है। और अगर आपको देनी पड़ती है तो वो धनात्मक होती है, अगर मुक्त होती है तो वो ऋणात्मक होती है। हमने देखा है क्लोरीन के लिए वो ऋणात्मक होती है, वहां ऊर्जा मुक्त होती है, क्योंकि क्लोरीन की अगर हम बात करें तो केवल एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से उनके बाह्यतम कोश जो है वो कंप्लीटली फील्ड हो जाता है और उत्कृष्ट गैस अक्रिय विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। तो इसी वजह से उनकी जो होती है वो ऋणात्मक होती है, लेकिन उत्कृष्ट गैस जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी उच्च धनात्मक होती है। रीजन है कि इनका बाह्यतम कोश कंप्लीटली फील्ड होता है। अब अगर आप उसमें एक नया इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे तो वो नए कोश में जाएगा, ठीक है। तो जैसा इसलिए वो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही स्टेबल है, तो यहाँ आपको हाई अमाउंट में ऊर्जा देनी पड़ेगी अगर इनके बाह्यतम कोश में आपको एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराना है तो, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनात्मक की भी बात करें तो अप टू डाउन जाने से वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि परमाणु आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराना आसान हो जाएगा ऊपर वालों की कंपैरिजन में। अगर परमाणु त्रिज्या क्या, तो मैं कह रही हूँ परमाणु त्रिज्या जो है वो अप टू डाउन जाने से बढ़ती है, तो ये इंक्रीज होती है अप टू डाउन जाने से, ठीक है। लेकिन इनके क्या होता है कि इन ये जो परमाणु होते हैं इनके बीच में अगर हम इनके भौतिक गुणों की बात करें तो ये सभी रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती हैं, और इनके परमाणुओं के बीच में कोई वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, यानी कि कोई अन्योन्य क्रिया नहीं होती इनके परमाणुओं के बीच में, और इसीलिए इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत ही कम होते हैं। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि अक्रिय गैसों के गलनांक क्वथनांक बहुत कम होते हैं, ऐसा क्यों? तो आप लिखेंगे क्योंकि इनके परमाणुओं के बीच में कोई अन्योन्य क्रिया नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इनके ऑलरेडी जो है इनको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिला हुआ है, ये ऑलरेडी अपने आप में स्टेबल है, इसलिए दूसरे परमाणु के साथ कोई अन्योन्य क्रिया नहीं करते हैं, और उस वजह से इनके गलनांक क्वथनांक बहुत ही कम होते हैं। छोटे आकार के कारण हीलियम जो है उसमें कांच, रबर और प्लास्टिक में से विसरित होने का अद्भुत गुण पाया जाता है, और ये सभी जल में जो होती है बहुत ही अल्प विलेय होती है। और याद रखना ये एकल परमाणुविक होती है, केवल 18 वर्ग के तत्व ही हैं जो प्रकृति में परमाणु रूप में पाए जाते हैं, बाकी सब अणु या यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। तो ये एकल परमाणुविक होते हैं। और क्यों होते हैं, रीजन समझ में आ गया होगा, क्योंकि इनका परमाणु जो है उसमें बाह्यतम कोश कंप्लीटली फील्ड होता है, जो कि स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण ये बहुत अधिक स्थायी होते हैं, इसलिए ये प्रकृति में परमाणु के रूप में पाए जाते हैं। तो रासायनिक क्रियाशीलता में हम ये देखेंगे कि ये जो वर्ग 18 के तत्व होते हैं ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं रासायनिक रूप से, ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं। और अगर पूछेंगे ऐसा क्यों, तो आप लिखेंगे क्योंकि इनकी आयनन एंथैल्पी बहुत उच्च होती है। एक तो इनकी आयनन एंथैल्पी का मान जो होता है वो बहुत उच्च होता है। क्यों उच्च होता है? क्योंकि इनके संयोजकता कोश जो होता है वो कंप्लीटली फील्ड होता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP6 होता है और इनका संयोजकता कोश कंप्लीटली भरा हुआ होता है, तो इस वजह से इनकी आयनन एंथैल्पी का मान उच्च होता है, इसलिए ये धनायन नहीं बनाते हैं, ये इजीली धनायन नहीं बनाएंगे। इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो होती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इसकी भी वैल्यू जो होती है वो बहुत अधिक धनात्मक होती है, और इसीलिए ये ऋणायन नहीं बनाएंगे।
तो फिर ये कोई भी रासायनिक क्रिया कैसे करेंगे अगर ये धनायन नहीं बनाएंगे और ऋणायन नहीं बनाएंगे तो, इसलिए ये बहुत ही क्रियाशील नहीं होते हैं। और आप देखेंगे कि हीलियम, नियोन और आर्गन के कोई भी वास्तविक यौगिक ज्ञात नहीं है प्रकृति में, अभी इनके कोई भी वास्तविक यौगिक ज्ञात नहीं है, ये केवल एकल परमाणविक गैस के रूप में ही पाई जाती है। तो वास्तविक यौगिक इनके कोई भी ज्ञात नहीं है। नील बर्टलेट नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जिनॉन जो है उसका ये यौगिक प्राप्त करने की कोशिश की थी सबसे पहले। उन्होंने ये देखा था कि उन्होंने लैब में क्या किया, लाल रंग का एक यौगिक बनाया जिसका सूत्र था O2 पॉजिटिव PTF6 नेगेटिव। तो फिर इन्होंने ये देखा कि जो ऑक्सीजन अणु है उसकी जो प्रथम आयनन एंथैल्पी है, ऑक्सीजन अणु की जो प्रथम आयनन एंथैल्पी है वो जिनॉन की प्रथम आयनन एंथैल्पी के बराबर होती है। जिनॉन के क्या होती है, जिनॉन की प्रथम आयनन एंथैल्पी के लगभग बराबर होती है। तो उन्होंने क्या किया, इस O2 पॉजिटिव के बजाय जिनॉन की रिएक्शन PTF6 नेगेटिव से कराई। तो उन्होंने जो यौगिक प्राप्त किया पहला जिनॉन का वो था Xe पॉजिटिव PTF6 नेगेटिव। इस तरह का एक यौगिक उन्होंने लाल रंग का एक दूसरा यौगिक प्राप्त किया जिसका सूत्र था जिनॉन पॉजिटिव PTF6 नेगेटिव। उसके बाद जिनॉन के बहुत से यौगिक ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ मिले और उन्होंने प्राप्त, बहुत से साइंटिस्ट ने प्राप्त किए जैसे कि XeF2, XeF4, ठीक है, XeOF2, इस तरह के बहुत से जिनॉन के यौगिक प्राप्त किए गए। क्रिप्टन का एक ही यौगिक प्राप्त किया गया, क्रिप्टन डाइफ्लोराइड, ज्यादा यौगिक इसके ज्ञात नहीं है। लेकिन रेडॉन के यौगिक जो हैं उनको आप अलग से प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन रेडियो टेस्ट तकनीक से उसका पता लगाया गया है कि रेडॉन के यौगिक भी होते हैं। लेकिन हीलियम, नियोन और आर्गन के कोई भी वास्तविक यौगिक प्रकृति में ज्ञात नहीं है। कभी कभी जिनॉन के जो यौगिक होते हैं उनके आपको स्ट्रक्चर पूछ लेंगे, तो उसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं। जैसे कि अगर आपको XeF4 का आपको संकरण पूछ लिया या स्ट्रक्चर पूछ लिया तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि जिनॉन 18 वर्ग के तत्व है और उसके बाह्यतम कोश में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 होता है बाह्यतम कोश का, तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब 8 इलेक्ट्रॉन में से उसने 4 फ्लोरीन के साथ साझा करके क्या कर लिया, 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया। तो अगर ये फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है 4 फ्लोरीन के साथ इस तरह से, तो मुझे बताओ पीछे इसके कितने इलेक्ट्रॉन बचे जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। 4, देखो 1 2 3 4, 4 ने यहाँ बना लिया, 5 6 7 और 8, मतलब कि इसके 4 तो बॉन्ड पेयर है जिसे सिग्मा बॉन्ड कह सकते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड और 2 लॉन पेयर, तो 4 + 2 बराबर क्या हुआ, 6। और जब भी 6 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d2, 6 कक्षक संकरण में भाग लेंगे। तो इस तरह से आप संकरण बना सकते हो। जैसे ही आपको संकरण पता चलेगा आप इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। sp3d2 संकरण में क्या होता है, अष्टफलकीय होती है स्ट्रक्चर। तो अष्टफलकीय स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, जिनॉन एक वर्ग बनाते हैं और उसके बाद एक पिरामिड बना लेते हैं, तो इसको कहते हैं अष्टफलकीय स्ट्रक्चर। अब आपको 4 तो फ्लोरीन रखने हैं और 2 क्या रखने हैं, लॉन पेयर। तो पहला लॉन पेयर अगर आपने यहाँ रखा तो दूसरा उसके अपोजिट ही रखा जाता है, ये अष्टफलकीय में आपको ध्यान रखना है हमेशा। अगर आप पहला यहाँ रखते तो दूसरा उसके अपोजिट रखते। अब यहाँ पर 4 क्या है, फ्लोरीन है। तो जब आप इसकी आकृति बताएंगे तो इसकी आकृति क्या है, वर्गाकार समतलीय है, मतलब ज्यामितीय अष्टफलकीय है लेकिन 2 लॉन पेयर है, उस वजह से इसकी आकृति क्या हो गई, वर्गाकार समतलीय। ये सब आपने 11th में पढ़ा था। यहाँ भी कभी कभी जिनॉन के जो फ्लोरीन के साथ यौगिक होते हैं उनकी आकृति और उसमें संकरण पूछ लेते हैं। तो ये है सब वर्ग 18 के तत्वों के बारे में, इजी है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, तो आप इजीली इसको लर्न कर सकते हैं। पूरा पी ब्लॉक जो है आपको वर्ग 16, आपके 15 16 17 18 4 वर्ग है कोर्स में, जिनमें इनके भौतिक गुण जो स्टार्टिंग के हैं, जैसे उपलब्धता अलग होगी लेकिन उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, आयनन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है, ये सब चीजें, परमाणु त्रिज्या है, ये सब चीजों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो आप इसको इजीली लर्न कर सकते हैं।